ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए ये फर्क है, अभी भी वही मुंह से निकलेगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट, जबकि क्या हो चुका है ये अब? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये दो चीजें हमने लिखी है, एक तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दूसरा एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। दोनों इसी का नाम है। यस सर। क्या फर्क है दोनों में? सर वो 2023 में एक्ट नंबर 47 बिल था। 47 नंबर बिल था सर पार्लियामेंट में। डेट ऑफ एसेंट क्या है? 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023। 23 किसका एसेंट मिला है? प्रेसिडेंट का। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जब आप बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? सब्सटैंटिव लॉ की, प्रोसीजर लॉ की, एडजेक्टिव लॉ की? सब्सटैंटिव। देखिए लॉ को तीन पार्ट में हम लोग बांटते हैं। उससे पहले ये समझिए कि लॉ है क्या। पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, दिमाग ये बिल्कुल खाली कर लीजिए। लॉ किसको कहते हैं? व्हाट इज लॉ? आप लोग सब लॉ के विद्यार्थी हैं, एडवोकेट भी हैं। अगर हम आपसे पूछें कि लॉ क्या है? सर लॉ रूल्स ऑब्लिगेशन ड्यूटीज ये सब परफॉर्म करने की। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कुछ सभी लोग भी हैं, कुछ इविल माइंडेड पर्सन भी हैं। तो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को परेशान करेंगे और दूसरा व्यक्ति उससे परेशान होगा तो क्या करेगा? वो कानून को अपने हाथ में ले लेगा और फिर समाज में एक अराजकता व्याप्त हो जाएगी। तो क्या लिखा हमने? माइट इज राइट। क्या मतलब होता है? शायद वो सही भी हो सकता है। इसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वो सही है, यही है। और अगर हम ये लिखें राइट इज माइट,
इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ हम किस राइट की बात कर रहे हैं? अधिकार। यहाँ ताकत सर्वोच्च है, यहाँ अधिकार सर्वोच्च है। और ये अधिकार कहाँ से मिलेगा आपको? जो अधिकार आपको दिया गया है वो कहाँ से? जी, लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर कौन है? आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वो कानून बनाता है, आपको अधिकार देता है। तो जिस कानून के तहत आपको कुछ अधिकार मिलते हैं उस कानून को सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। सिर्फ अधिकार दे दे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कुछ ड्यूटी भी इम्पोज करेंगे, सामने वाले के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज करेंगे और ये कहेंगे कि वो दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। तो अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अधिकार हमने दे दिया और किसी ने वायलेट किया, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट की शरण में। कोर्ट की शरण में जाके आप क्या करेंगे? वहाँ कंप्लेंट करेंगे, वहाँ प्लेन डालेंगे। मामला जैसा भी हो, क्रिमिनल मामला हो, सिविल मामला हो, जिस तरीके का भी मामला हो। तो जब आप ये काम करते हैं तो वहाँ जो आपके राइट को इन्फोर्स कराता है वो कौन सा लॉ है? वो है प्रोसीजर लॉ। अगर हम बात करें सब्सटैंटिव लॉ की तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जितने भी आपको लॉ मतलब राइट मिलेंगे वो सब इन्हीं जगहों से मिलेंगे जो आपके सब्सटैंटिव लॉ हैं उनके द्वारा। प्रोसीजर लॉ की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? सीआरपीसी। देखिए हम ये लिख जरूर रहे हैं बट ये सही नहीं है। क्या नाम है इसका? पुराना था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ। सीपीसी क्या नाम है इसका? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। एविडेंस को कहाँ रखें? क्योंकि एविडेंस तो आपके सीआरपीसी के साथ भी लागू होगा, सीपीसी के साथ भी लागू होगा। तो एविडेंस है क्या? उस पर तो हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। पर ये बताइए एविडेंस को रखेगा और ये एडजेक्टिव लॉ है। क्या फर्क हो गया प्रोसीजर लॉ और एडजेक्टिव लॉ में? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा जाननी चाहिए। हमने क्या कहा? सब्सटैंटिव लॉ कौन है? जो आपको अधिकार प्रोवाइड करते हैं, जो आपको राइट प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजर लॉ कौन है? जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराते हैं कोर्ट में। इन्फोर्स कराने के लिए क्या कोर्ट में सिर्फ प्रोसीजर लॉ सफिशिएंट है? आपने कंप्लेंट फाइल कर दिया, आपने पिटीशन डाल दिया, अब आप क्या कहेंगे? अभी हम थोड़ी देर के लिए आपसे पूछें कि मेरे हाथ में क्या है, आपका जवाब क्या होगा? मार्कर। ये किस आधार पे बोल रहे हैं आप? नहीं, मार्कर ही है। ये आपको कैसे पता? लिखते हुए देखें। इसको लिखते हुए देख दीजिए, मार्कर है। इन्होंने कहा कि हमने लिखते हुए देखा। देखना क्या चीज है? Perceived by the senses. आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखने का मतलब क्या होता है? Hearing evidence. संस्कृत में एक शब्द है सर,
इसका मतलब होता है अक्ष। चक्षु सुनते हैं? चक्षु व्याम। अक्ष का मतलब होता है, ये तो इसका अर्थ होता है धुरी जिसपे पृथ्वी घूमती है। दूसरा होता है आंख। और अगर हम ये कहें सर प्लस क्या हो जाएगा? साक्ष। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? साक्ष। यानी जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या साबित करना चाहेंगे? कि हमने आंखों से देखा मात्र ये। एक व्यक्ति है, सड़क पे किसी का मर्डर हुआ और वो दौड़ते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। जिससे उसने कहा, उसने उसी वक्त अपनी डायरी में ये चीज लिख दी कि मिस्टर ए ने हमसे कहा कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ। बाद में विचारण के दौरान उस व्यक्ति की याददाश्त चली गई या उसे याद नहीं रहा कि उसने क्या कहा। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हमने किसी का मर्डर होते हुए देखा है, जिस व्यक्ति से, यानी ए अगर बी से कह रहा है, तो क्या बी ने भी अपने आंखों से किसी का मर्डर होते हुए देखा है? नहीं। तो क्या बी के एविडेंस को हम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हियर से। पहली बात ये समझ लीजिए, हम लोग तो आएंगे धीरे धीरे सभी एस्पेक्ट पे, कि साक्ष्य का सर्वोत्तम रूल है 3, और वो क्या है? आई विटनेस। The evidence must be confined to the fact in issue only. मैंने साक्ष्य को विवादित तथ्य तक ही सीमित रहना चाहिए, पहला। दूसरा, सभी मामलों में, in every matters, the best evidence must be produced. सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही देना चाहिए। हम चाहिए कह रहे हैं, वहां मस्ट लगा हुआ है। और तीसरा, हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। सुनिए सुनिए, बात का कोई एविडेंस नहीं। सर्कमस्टांस। हियर्स एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। 3 रूल्स हमने बताए, किस पर्पस से? क्योंकि ये न्यायालय का कीमती वक्त है जहां आप सर्वोत्तम साक्ष्य देंगे। और ये साक्ष्य क्यों दे रहे हैं हम? एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, ये क्या है? फैक्ट है? नहीं है? फैक्ट है। उसे चाकू से गोद कर मारा गया, ये फैक्ट है। साथ में फायरिंग हुई थी, ये फैक्ट है। बंदूक से चिंगारी निकली थी, ये फैक्ट है। गोली से कोई और व्यक्ति घायल हुआ, ये फैक्ट है। ये सारे कुछ फैक्ट है। तो हम कोर्ट में क्या करते हैं? साक्ष्य के माध्यम से फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। जो हम एविडेंस देते हैं उसके माध्यम से हम उस फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमारा मामला साबित हुआ नहीं हुआ, प्रूव हुआ, डिस्प्रूव हुआ, नॉट प्रूव हुआ। यही है ना? अब आएंगे भी आप समझ लीजिए। तो पहले तो लॉ क्या है? कुछ रूल्स बनाए हैं हमने जो पर्सन्स के बिहेवियर को सोसाइटी में रेगुलेट करते हैं। सर्टेन रूल्स विच रेगुलेट्स द बिहेवियर इन
ऑफ द पर्सन इन ए सोसाइटी इज लॉ। हम उसमें नहीं जाएंगे कि ऑस्टिन ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, वो जस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है, वहाँ हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक लेमन से अगर पूछा जाए कि लॉ क्या है, तो एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन है। सवाल उठता है कि देन सब्सटेंटिव लॉ क्या है? तो आप समाज में हैं, आपको किसी तरह का अधिकार मिला हुआ है, आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के आप ऑनर हैं, ये कहाँ से साबित होता है? टाइटल और टाइटल कैसे डिसाइड होगी? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल्स का जो प्रोविजंस है उससे, कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। क्या दोनों में फर्क है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो दोनों में हो रही है। मूवेबल वेरी गुड। मूवेबल के कंसर्निंग हमने द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना रखा है, और इमूवेबल के कंसर्निंग, हालांकि उसमें भी मूवेबल इमूवेबल की चर्चा है, जब गिफ्ट वगैरह की हम लोग चर्चा करेंगे तो मूवेबल इमूवेबल दोनों चीजें आती हैं। तो ये जो राइट मिला आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से, आईपीसी के तहत आपको क्या राइट मिला हुआ है? अगर आप कहते हैं कि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, तो उसके तहत राइट क्या मिला है आपको? पनिशमेंट राइट है। इनको अधिकार के तौर पर सजा दी जाए, पनिशमेंट राइट है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। कि जब आप पनिशमेंट कब देते हैं? गिल्ट प्रूफ हो जाता है। हाँ, तब न देते हैं। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि आईपीसी में कुछ तरह का राइट मिलेगा, नहीं राइट मिलता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ है? आईपीसी में। किसके तहत? बड्डी के तहत भी और संपत्ति के तहत भी, दोनों के तहत राइट मिला हुआ है। जब हम इसकी बात करते हैं सीआरपीसी और सीपीसी की, यह प्रोसीजर लॉ है, यानी कि अगर मामला आपका क्रिमिनल है तो साथ में प्रोसीजर लॉ कौन सा लागू होगा? सीआरपीसी। और मामले को साबित कैसे करेंगे? अगर मामला सिविल हुआ तो सीपीसी। साबित कैसे करेंगे? एविडेंस एक्ट से। हमने कहा कि एडजेक्टिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में क्या फर्क है? जब ये तीनों किसी चीज में हो तो एडजेक्टिव लॉ हो जाता है। 3P, पहला प्रोसीजर, दूसरा प्लेडिंग और तीसरा प्रूफ। सीआरपीसी सीपीसी में क्या हम प्रूफ करते हैं किसी चीज को? इसलिए प्रोसीजर लॉ है। एडजेक्टिव लॉ एविडेंस क्यों है? क्योंकि इसमें प्रूफ की बात आती है। देखिए, दो शब्द आए आपके पास, एक तो आया एविडेंस, दूसरा प्रूफ। एविडेंस मतलब इसको मिटा दें हम, P प्रोसीजर, प्लीडिंग एंड प्रूफ। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डर 7 नहीं, ऑर्डर 6 रूल 1। Order 6, yes. Pleading is plaint or written Yes. statement. प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट कब? जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं
हम लोग अभी और भी चर्चा करेंगे, बहुत सारे टर्म्स को आपको जानना होगा। प्लेंट का क्या मतलब होता है और एप्लीकेशन से कैसे वैरी करता है, और पिटीशन, क्या तीनों एक चीज़ है? प्लेंट, पिटीशन एंड एप्लीकेशन, क्या ये तीनों तीन चीज़ है या एक ही चीज़ है? ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस पर आते हैं। जब ये तीनों हो तो एडजेक्टिव लॉ है। हमने क्या कहा? साक्ष्य। साक्ष्य क्या है? एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो ये अलग मैटर है, कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछता है आपसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है या विशेषणात्मक विधि है? उसने एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषणात्मक कह दिया। आपको दोनों टर्म से वाकिफ होना होगा, हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले भी। और देखिए अब समस्या क्या उठती है। हमने तो यहाँ साक्ष्य लिख दिया। नया अमेंडमेंट जो आया है और नया जो आपके पास अभी का एक्ट है उसका नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका इंडियन एविडेंस एक्ट नाम नहीं है। यहां कंफर्म है? अब अगर इससे कंफ्यूजन है तो अभी मैं आपको और भी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। देखिए, एक होता है साक्ष्य, परिसाक्ष्य, अभिसाक्ष्य, प्रसाक्ष्य। साक्ष्य के लिए तो एविडेंस है। इंग्लिश में तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट हिंदी में अगर कहा जाए साक्ष्य, परिसाक्ष्य, अभिसाक्ष्य, प्रसाक्ष्य क्या है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहना आप सही है? क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। साक्ष्य को हमने कैसे किया? अगर बात एविडेंस की आएगी, इसको जब आप तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है एविडेट। ये लैटिन शब्द से बना है, इसका मतलब होता है टू शो क्लियरली। तभी तो हमने कहा ना कि आंख से देखे तो आपको पता चला कि मेरे हाथ में मार्कर है। आंख बंद किए रहते तो क्या दिखता? परिसाक्ष्य क्या है और साक्ष्य का इंपॉर्टेंस क्यों है? कोर्ट में जब आप जाते हैं अपने एक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए तो आपको एविडेंस देना होता है। एविडेंस ही देते हैं ना। तो एक चीज और भी आएगी, एविडेंस और प्रूफ में फिर अंतर क्या है?
पता चलेगा कि आपका दिया हुआ एविडेंस एडमिसिबल है नहीं है। आप एडवोकेट हैं, आपके सामने क्लाइंट आके कहता है कि मैंने मर्डर किया है, क्या ये एडमिसिबल है कोर्ट में, या इस एविडेंस को आप दे सकते हैं? ये रेलेवेंट नहीं है। आपका क्लाइंट आपसे आके ये कहता है कि मैं मर्डर करने जा रहा हूं, क्या आप इसका एविडेंस दे सकते हैं? क्या फर्क हो गया दोनों में? कर दिया और करने जा रहा हूँ। तो दोनों वक्त तो क्लाइंट ही था, आप एडवोकेट ही थे, क्यों इजाजत मिली, क्यों नहीं मिली? तो हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। किस चीज को कोर्ट ग्राह्य करेगा, एडमिशन करेगा, किसको नहीं करेगा। क्या न्यायाधीश के ऊपर ये बाइंडिंग है कि प्रत्येक दिया हुआ एविडेंस को वो एक्सेप्ट करे, या अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करे? ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इन सब चीज, अगर मान लीजिए यही सिलसिला चलता रहा तो कभी तो किसी मुकदमे का अंत ही नहीं होगा। लोग तरह तरह के सिर पैर की बातें लाते रहेंगे और कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होते रहेगा, जस्टिस दूर हो जाएगी। जस्टिस और जजमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? सर हर जस्टिस तो जजमेंट होता है, हर जजमेंट जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मानते हैं, फर्क क्या है? अगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दें न्यायाधीश के समक्ष और उसको बांध दे एक सीमा के अंतर्गत कि आप इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का सहारा लेके ही जजमेंट देंगे सिर्फ, तो क्या वो जस्टिस करने की स्थिति में रहेगा? तो वो क्या करेगा? वो केस डिसाइड करेगा सिर्फ, क्योंकि उसकी सीमाएं बंध गई। आप सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट था तो इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी जो, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, बट प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है, ये तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको कब लागू करता है। आज नहीं तो कल आपको वही चीज पढ़नी होगी। और फर्क क्या हुआ? पहले कितने सेक्शंस थे, 167। अब कितने हैं? 170 कितना का फर्क है? 3 सेक्शन का। तो क्या फर्क आ गया, किस वजह से चेंजेस है? उन सब चीजों पर चर्चा करें, पहले इसको समझ लें। पहले साक्ष्य क्या है? कोर्ट के समक्ष जो कुछ भी आता है किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो ओरल रूप में आए या डॉक्यूमेंट्री रूप में आए, जो व्यक्ति उसको प्रस्तुत करता है वो टेस्टिमनी है। कहाँ आता है ये? न्यायालय के समक्ष। न्यायालय की परिभाषा दी गई है, हम लोग उसको देखेंगे। दूसरा, अभिसाक्ष्य, डिपोजिशन। ये क्या है? जब कोई बात ऑन एफिडेविट कही जाती है तो वो डिपोजिशन है। इसलिए एफिडेविट करने वाले को क्या कहते हैं? डिपोनेंट। डिपोनेंट। और ये क्या है? प्रसाक्ष्य, प्रोटेस्ट। देखिए सब कुछ साक्ष्य से मिलता है ना। हमने साक्ष्य स्टार्ट किया, परिसाक्ष्य, अभिसाक्ष्य, प्रसाक्ष्य, सब आ गया। तो ये क्या है? प्रसाक्ष्य। सेक्शन 100 है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसमें अगर बेल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, तो नोटरी पब्लिक में उसको नोटिफाई कराते हैं, और जब नोटरी पब्लिक उसको नोटिफाई कर देता है तो उसको प्रसाक्ष्य कहते हैं। ये एविडेंस के रूप में ग्राह्य है। मेरी बात को समझिए, नहीं समझिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यस का सेक्शन 100 प्रोटेस्ट की बात करता है। क्या है ये? पहले से ये
कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके का होता है? 3 तरह। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हैंडशेक। तो इसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट अगर डिजोनर हो गया, इस वजह से नहीं कि इनसफिशिएंट फंड है, इसलिए कि उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो वैसी स्थिति में उसको नोटरी पब्लिक, आप जानते हैं, जो लोग कोड जानते हैं, नोटरी पब्लिक एक व्यक्ति होता है जो आपके डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करता है। तो उसने अगर सर्टिफाई कर दिया तो इतना ही साक्ष्य सफिशिएंट होता है पर्टिकुलर उस मैटर के लिए कि आपका नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, और ये एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। इसको प्रसाक्ष कहते हैं, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं। सबूत क्या है? हम साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो सबूत क्या है? देखिए, ये इफेक्ट ऑफ एविडेंस है। ये सबूत साक्ष्य का प्रभाव है। साक्ष्य आपने दिया, उसका क्या प्रभाव हुआ, कितना सबूत है, कितना प्रोबेटिव फोर्स है, वो सबूत है। थोड़ा कुछ कठिनाइयां लगेंगी, लेकिन इन सब चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है फॉर बेटर कॉन्सेप्ट। बाकी तो आप लोग पास कर ही जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन बता देंगे, उतना ही में आपका निकल जाता है। लेकिन फिर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और यही बारीकियां हैं जो आपको स्टडी करने के लिए आवश्यक है। लॉ कभी भी एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो किस लिए बना है? हमने क्या कहा था? रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन अ सोसाइटी। तो रेगुलेट, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए 3-4 सेक्शंस अगर ही काफी थे, तो 170 बनाने की जरूरत नहीं थी, उतना ही में काम हो जाता। आप 3-4 क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाते हैं, वो एक अलग इशू है। आप मजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं, वो एक अलग इशू है। आप जज भी बन जाते हैं, बिल्कुल अलग इशू है। लेकिन सब आप किसी मैटर को लेके वहां प्रस्तुत करेंगे और फिर आपको पता चलेगा, तो यही बारीकियां उस वक्त काम आएंगी, ताकि दोनों तरफ क्या होते हैं, लर्नेड कौन से ना, Yes, sir. किनसे बहस करनी है आपको? लर्नेड कौंसिल से। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. अब अगर आपसे हम पूछें कि एविडेंस को कहाँ रखेंगे, क्या जवाब होगा? Adjective. एडजेक्टिव ला भूलिएगा नहीं, गलती मत कीजिएगा। ये भारतीय है तो इंग्लैंड का साक्ष्य अधिनियम भी होगा, फ्रांस का भी होगा। और कभी ऐसा पीरियड भी रहा होगा 2023, ये क्या कर रहा है, 25 दिसंबर 2023, राइट? ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिला हुआ है। इससे पहले एविडेंस एक्ट नहीं था? Sir. था। वो कौन सा था? Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट। उसकी तिथि क्या थी? 1872 1 सितंबर। द 1872. 15 मार्च 1872 कैसे? प्रेसिडेंट का एसेंट, 15 मार्च 1872 प्रेसिडेंट का एसेंट। नहीं लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट कब हुआ उस टाइम? हाँ? प्रेसिडेंट थोड़ी। क्या है? 15 मार्च 72. लागू 1 सितंबर। 1 सितंबर. अब अगर ये आ गया है 2023 में, और देखिए इसके जो सेक्शन 170 है वो इसको क्या कहता है कि ये रिपील हो गया। ये कह रहा है ना, यानी अब जो इंडियन एविडेंस 1872 है वो अब
नहीं है, ये स्थिति है। अब हमें एक चीज बताइए, 1 सितंबर 1872 के पहले कोई डेट? सितंबर के पहले क्या आता है? अगस्त। तो 30 अगस्त 1872 तो कोई मामला अगर कोर्ट में गया है उस पर कौन सा एक्ट लागू होगा? आईपीसी हैं? सर नहीं, एविडेंस होगा सर। इस पे क्या लागू होगा? एविडेंस कौन सा एविडेंस? सर पूरा नाम कौन वाला? इंडियन एविडेंस एक्ट। कब लागू होगा वो? सर उसके पहले जो होगा वो लागू हाँ, कौन सा था? नहीं। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी वक्त रहा है कि जब एविडेंस एक्ट रहा ही नहीं हो? बिल्कुल होगा। सर उस समय जो उस समय था सर, उस समय हेनरी में ड्राफ्ट किया था। ये गलत बात आप बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने ड्राफ्ट किया था, हाँ, स्टीफन फिट्जन्स के पहले हेनरी मैंने ड्राफ्ट किया था, पर उसको स्वीकार नहीं किया गया। नहीं किया था। हाँ। आप ये भी जान रहे हैं, तो जब स्वीकार नहीं किया गया तो लागू ही नहीं हुआ, है ना? हाँ। तो इस वक्त कौन सा एक्ट इस पे लागू होगा? एविडेंस एक्ट था ही नहीं उससे पहले। क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम सवाल बेवजह नहीं पूछे, उसके पीछे रीजन है। आप बताइए कि 1872 में किसका काल है? ब्रिटिश शासन है। चलिए ब्रिटिश शासन से पीछे हटते हैं, वहां किसका काल है? मुगल। उससे भी पीछे जाते हैं, वहां किसका काल है? अगर एंशिएंट को देखेंगे तो मानते हैं कि वह हिंदुओं का काल था, मिडाइवल को मतलब के बाद फिर ब्रिटिश। तो जब भी उन लोग का शासन रहा, क्या उस वक्त कभी कोई क्राइम हुए नहीं? और जब क्राइम हुआ या फिर किसी के घर की कोई संपत्ति चोरी हुई, इस तरह की कोई बात हुई नहीं? कोई सर। किसी का बलात्कार हुआ ही नहीं, किसी का किडनैप हुआ ही नहीं, एब्डक्शन नहीं हुआ। रावण पे कौन सा केस चलेगा? 360। और क्या कहते हैं, द्रौपदी के वस्त्र हरण पे केस नहीं होगा? स्त्री 354। ये सब चलेगा? तो प्रमाणित कैसे करेंगे? एविडेंस देंगे? अच्छा, हाँ, ठीक। तो कोई ऐसा समय रहा ही नहीं जब एविडेंस नहीं रहा। एविडेंस था, सबके तरीके अलग अलग थे। तो अगर हम ये देखते हैं कि हिंदू के समय में क्या स्थिति थी, तो आप जानते हैं कि हिंदू के 4 तरह के एविडेंस वहां मान्य थे। हाँ सर। पहला लेखा सर। लेखा, मतलब लेखा का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है? डॉक्यूमेंट। देन फिर डॉक्यूमेंट होकर हो गया तो मौखिक भी होगा। साक्षी। साक्षी का मतलब? देखा, कोई देखे। हाँ, साक्षी का मतलब विटनेस। विटनेस कौन होगा? एक व्यक्ति होगा, तो वो तो आके मुंह से ही बोलेगा ना, जब उसने दे दी तो वो तो आके खुद बोलेगा ना। अगर डॉक्यूमेंट दे रखा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर विटनेस है तो वो अपनी जुबान से ही कुछ बोलेगा। थर्ड होगा कब्जा, है ना सर? और तीसरा डिवाइन। हाँ। डिवाइन क्या? टेस्टिमनी। अभी हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? परिसाक्ष्य के कंसर्निंग टेस्टिमनी। डिवाइन टेस्टिमनी में क्या होता था? आपको कहेंगे कि अग्नि परीक्षा दीजिए, अपनी पवित्रता की परीक्षा दीजिए। अगर अग्नि में आप नहीं जले तो आप पवित्र हैं। विष पी के अगर आप नहीं मरे तो आप निर्दोष हैं। जल में डूबकर अगर आप नहीं मरे तो निर्दोष हैं। इसमें बचाएगा कौन आपको? अग्नि, विष, जल, इससे कौन बचाएगा? डिवाइन, कोई स्पिरिचुअल पावर, जहां आपको पता चलेगा कि ईश्वर आप साक्षी बन गए हैं और उन्होंने साक्षियों के हमें बचा दिया।
तो ये कॉन्सेप्ट था, ये चार चीजें थी। लेकिन समस्या क्या थी कि अगर कोई ब्राह्मण ने अपराध किया है और शूद्र उसकी गवाही दे रहा है तो अमान्य था, हम नहीं मानेंगे, ऐसी स्थिति थी। तो ब्राह्मण देवता बच जाते थे। सेकंड आता है आपका, अगर मुस्लिम पीरियड में, तो वहां की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी नहीं थी। वहां जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन था। एक पुरुष का साक्ष्य बराबर होता था 2 महिला साक्ष्यों के। यानी अगर जीना का अपराध, जीना मतलब व्यभिचार का अपराध साबित करना हो तो 4 साक्ष्यों की आवश्यकता होती थी। 4 साक्षी मतलब 4 पुरुष आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज 2 पुरुष अगर आ गए तो कितनी महिलाओं की जरूरत होगी? टोटल कितने? क्योंकि 2 महिला इज इक्विवेलेंट टू, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। और अगर ये साबित नहीं हो सका, संख्या में हम उन्हें नहीं ला सके, तो वे विचार साबित नहीं होता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? इसको ऐसे समझिए कि एक सुनसान घर से एक व्यक्ति घबराता हुआ, डरता हुआ भाग रहा है। उसके हाथ में रक्त लगा हुआ है, शरीर पे खून के धब्बे हैं और वो उस घर से भाग रहा है, डरा हुआ सामान। बाद में उस घर में एंटर किया जाता है तो पता चलता है कि उस घर में एक व्यक्ति का सर कटा हुआ है और वो मृत पाया गया है। क्या अनुमान लगेगा? जो घबरा के निकल के भाग रहा था, उस जिसके हाथ में रक्त लगा हुआ था, जिसके वस्त्र पे रक्त लगा हुआ था, ये क्या है? आप किसी ने देखा क्या उसे मारते हुए? किस चीज से इंटरफेरेंस कर रहे हैं? कैसे आप पता लगा रहे हैं कि उसी व्यक्ति ने मारा होगा? क्योंकि परिस्थितियां हैं जो दर्शाती हैं कि उस व्यक्ति ने ही उसका कत्ल किया होगा। ये प्रेजम्पशन है, इसके अकॉर्डिंगली उसके हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ये सब चीजें वहां थी। फिर आया ब्रिटिश। ब्रिटिश में भी स्थिति हो गई कि जहां ब्रिटिश का शासन था, वहां तो प्रेसिडेंसी टाउन में, प्रेसिडेंसी टाउन कितने थे? 3। कौन कौन? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। कलकत्ता। और वहां तो वो इंडियन जो वहां का एविडेंस एक्ट था वो लागू कर देते थे। बाकी जगह मुफस्सिल क्षेत्रों में जहां उनका नहीं था, वहां अपने अपने हिसाब से, जैसे हिंदू अगर राजा है तो अपने हिसाब से, मुस्लिम राजा, इन्फॉर्मेटी नहीं थी, तो जिस तरीके से वो अपने हिसाब से व्यवस्था करते थे वो करते थे। फर्स्ट टाइम जब इन लोगों को महसूस हुआ कि कुछ इस तरह का इनएक्टमेंट आना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की, और जैसा कि सर ने बताया, सर हेनरी मैन ने 1868 में उन्होंने पहली कोशिश की, जो कि यहाँ के परिस्थितियों के अनुसार नहीं बैठती थी, उसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर दूसरे आए, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है आपसे, सर जेम्स सर जेम्स फिट्ज स्टेफन। ये ड्राफ्ट किया इन्होंने, कौन सा? इंडियन एविडेंस एक्ट, दिस वन। और ये लागू हो गया 1 सितंबर 1872 से। हमने सवाल आपसे पूछा था कि 1 सितंबर 1872 से पहले अगर कोई कानून है, मतलब कोई घटना घटी, तो उस पर कौन सा एविडेंस लागू होगा? दूसरी चीज, आज अगर मान लेते हैं, चूंकि इसका डेट ऑफ एसेंट तो दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 25 दिसंबर 2023, लागू कब से होगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस प्रकाशित करेगी। आपके पास एक एक्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, हमने कहा था कि लेके आएगा। खोलिए इसका सेक्शन 5, देखिए क्या करता है।
सेक्शन 5 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Coming into operation of enactments. हाँ। So clause 1, where any central act is not expressed to come into operation on a particular day, then it shall come into operation on the day on which it received the assent. किसकी एक- बात कर रहा है? सेंट्रल एक्ट के। सेंट्रल एक्ट के हम तोड़ के समझाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। ये हमारा एविडेंस एक्ट सेंट्रल एक्ट है। Yes, sir. जी सेंट्रल एक्ट है। किसको कहते हैं सेंट्रल एक्ट? Supreme. सवाल देखिए, जब तक लॉ पढ़ने का तरीका ये है कि इतना पोस्टमार्टम कर दीजिए कि आपको किसी भी कोई भी सवाल अब आपके नज़र से मतलब उसका जवाब आपके पास ना हो, स्थिति ना हो। सेंट्रल एक्ट किसको कहेंगे? जिसको अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेंगे, जिसको अमेंडमेंट पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी उसको सेंट्रल एक्ट कहेंगे, या बनाएगी उसको सेंट्रल एक्ट कहेंगे। देखिए आपने दो बात कही, एक तो अमेंडमेंट की बात कहा इन्होंने, एक तो इन्फोर्समेंट की बात होती है, दूसरा होता है कि आपने इंट्रोड्यूस करते हैं बिल और वो प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद दोनों सभाओं से होते हुए, लोकसभा राज्यसभा से होते हुए, वो जब एसेंट प्राप्त कर लेता है तो बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट, वो एक्ट बन जाता है। तो जो हम जिनको चुनाव में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किस लिए हम भेजते हैं? कानून बनाने के लिए। तो स्टेट में भी तो भेजते हैं, तो इस स्टेट का भी तो लेजिस्लेटिव पावर होना चाहिए ना। लिस्ट में नहीं है सर, स्टेट लिस्ट में। हाँ, इसी चीज को हम समझाने की कोशिश करें। देखिए इन्होंने कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी मंगाया था और उसमें देखिए कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए हुए हैं। जी एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है concurrent list. कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लेजिस्लेटिव पावर किनको है? सेंटर को, यूनियन को, यूनियन को। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास, स्टेट के पास और कंकरेंट लिस्ट में बोथ के पास. बोथ के पास। कहाँ है ये लिस्ट? 7th शेड्यूल. कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 12 को देखिए क्या लिखा हुआ है वो। किसकी एंट्री है? एविडेंस एंड ओथ्स। उसको अंडरलाइन कीजिए और कॉपी पे भी लिखिए कि इसकी एंट्री कहाँ है। जिस एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं वो कहाँ है। पहली चीज है ये कहाँ है? कॉन्करेंट लिस्ट में। दूसरी चीज एंट्री नंबर 12 वहाँ है। कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण इसकी स्थिति क्या हो गई? इस पे यूनियन भी और स्टेट भी दोनों कानून बनेगा। अब हम आपसे फिर वही सवाल रिपीट कर रहे हैं कि ये सेंट्रल एक्ट है, और जहां कंफ्यूजन है पूछिए सेंट्रल एक्ट है या नहीं है, क्योंकि इसको किसने पास किया? एसेंट किसका मिला हुआ है? प्रेसिडेंट का, यानी इसको यूनियन ने बनाया है। आप पूछेंगे कि यूनियन लिस्ट में तो नहीं है, यूनियन ने कैसे बना दिया? नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। यूनियन को भी पावर है और स्टेट को भी पावर है, दोनों ही बना सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई विवाद हुआ तो अगर स्टेट और यूनियन दोनों में कहा कि हम भी बनाएंगे, उसने भी बना रखा और कहा कि हम आपका ये एक्ट नहीं मानेंगे, हम पुराना वाला मानेंगे, ऐसा कर सकता है। तो अगर दोनों में कहीं विवाद उठता है तो किसको प्रिवेल करे? यूनियन. क्यों?
इसलिए वो यूनियन है। क्यों और किस कंडीशन में? सवाल ये नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हैं। असली सवाल ये है कि वो कौन सा कंडीशन है जब स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाए हुए मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर प्रिवेल करेगा। सवाल ये इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में बनाए हुए लेजिस्लेचर पावर का इस्तेमाल अगर यूनियन ने किया है तो ऐसी स्थिति में यूनियन ही प्रिवेल करेगा। हम पूछ रहे हैं आपसे कि अगर किसी तरह का विसंगति आती है, स्टेट ने भी बनाया यूनियन ने भी बनाया और दोनों के में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वैसे स्थिति में कौन प्रिवेल करेगा? यूनियन आर्टिकल क्योंकि सर ये इंडिया कंट्रीज से स्टेट रिप्रेजेंट करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन है। ये तो बिल्कुल ही कोई आंसर नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप आर्टिकल तक पहुंचे। आर्टिकल देखिए 254 क्या कहता है। आर्टिकल 254 Inconsistency between laws made by parliament and laws made by the legislatures of state. इन कंटीजेंसी हुई तो क्या होगा? आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ एक एक्ट पढ़ने से होता है, नहीं, ये एक्चुअली हमारी सुविधा के लिए इसने हमने ढेर सारे इनेक्टमेंट का नाम दे रखा है, सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसलिए लॉ की पढ़ाई होती ही इसी तरह से है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हो, लॉजिकल हो और लीगल हो, तब आप किसी चीज का सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हैं, किसी को लॉजिकली और लीगली कन्विंस कर सकते हैं। क्या कहता है कि ठीक है, सेंट्रल का यूनियन का प्रिवेल करेगा। पारा सेकंड उसका इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा इनेक्टमेंट बनाया है और उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व कर रखा है, बना कौन रहा है? स्टेट। किसके लिए रिजर्व कर रखा है? प्रेसिडेंट के लिए। वैसे स्थिति में स्टेट लिस्ट पे जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा तो वो प्रिवेल कर जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आर्टिकल जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल ने बनाया। हमने यहां तक समझ गए कि ये प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ है, नहीं ये एडजेक्टिव लॉ एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ होने के लिए इसको क्या चीज होना चाहिए था? 3P। उसमें प्रोसीजर नहीं है। जब हम बोल रहे हैं आपको कि 3P का मतलब क्या? प्रोसीजर, प्लेडिंग एंड प्रूफ। तो इसमें फर्स्ट ही प्रोसीजर है। क्या पूरी तरह से प्रोसीजर लॉ है? इसमें सब्स्ट्रैक्टिव प्रोविजन भी है कुछ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। एस्टेपल का एक प्रिंसिपल है जो सब्स्ट्रैक्टिव प्रोविजन है इसका, इसलिए पूरी तरह से प्रोसीजर लॉ भी नहीं है। तो इतना तो पता चल गया कि जब ये मान लीजिए इसको 25 दिसंबर ही इसका, क्योंकि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली ये लागू हो गया 25 दिसंबर 2023 को, तो ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि यही दिन है जब से ये लागू हो गया, मान के चलते हैं, क्योंकि अभी गजट नोटिफिकेशन होगी फिर पता चलेगा कि कब से लागू होगा। क्यों ऐसा किया जाता है? आप देखे होंगे कि जब हमने आपको आईपीसी दिया, आईपीसी कब का है? 1860 का। लागू कब करवाया? 1862 में। कारण समझिए, सोचिए। यहाँ तो इसने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। 1872 से जो सेक्शंस याद थे, जो नंबरिंग याद थी, वो सब उलट पुलट कर दिया। मेरा अपना मानना है कि नंबरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो दिमाग में बैठी हुई कॉन्सेप्ट है कि 6 में ये है, 3 में ये है, वो। अब ये हुआ क्या कि अब इसको याद करने के लिए आने वाले 20 वर्ष बाद किसी जनरेशन को याद होगा कि अब इसमें क्या सकते, कितना था ये, कितना 170 था ना, और ये था 167 था,
ऊपर से 2 सेक्शन 2 रिपील हो चुका था, वहाँ कोई एडजस्ट कर देता, एडजस्ट करके नंबरिंग को वो अपनी जगह पे रहने देता, कोई इशू नहीं रहता। तो उसमें पता नहीं, आप कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है, पहले फट से मुंह से निकलेगा 32, अब पता चलेगा कि नहीं कहीं और है। सेक्शन से पहले सर मोदी जी को आप मोटा भाई भी याद करना पड़ेगा। मोटा भाई, अजीब सा। अच्छा नहीं, मोटा भाई गुजरात में बड़े भाई को कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो शरीर से मोटा हो उसको मोटा भाई कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पूछने का पर्पस ये था कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या 2 शब्द आते हैं आपके पास, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, इसको कहते हैं भूतलक्षी, इसको कहते हैं भविष्यलक्षी। अगर आपसे पूछें कि एविडेंस एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, Perspective effect. Present second. क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पे आएंगे। कुछ चीज़ें पहले अच्छे तरह से समझ लीजिए ताकि जब हम लोग डिस्कस करें तो ये सब शब्द जब आप सुनिए तो आपको लगे कि आप जानते हैं इन शब्दों को, इसका मतलब समझते हैं। क्या अर्थ निकलता है रेट्रोस्पेक्टिव? भूत का मतलब क्या होता है, जिसके लिए ओझा तांत्रिक वगैरह मौजूद रहते हैं, पूर्व वही ना? पूर्व सर Past से जब पास्ट, यस पास्ट, कानून लागू मतलब जो पास्ट से लागू हो। पास्ट से लागू होने का मतलब अगर 1 सितंबर 1872 है तो इसके पीछे भी इसको इफेक्ट देते हैं, Yes, sir. तो ये हो जाएगा Retrospective. रेट्रोस्पेक्टिव। 8 सितंबर को और उसके आगे जब इसको इफेक्ट देते हैं Then? Retrospective. प्रोस्पेक्टिव, ये इफेक्ट है। क्या स्थिति है इसकी? देखिए जनरली जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसीजर लॉ है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। एकदम ध्यान से सुनिए, गांठ बांध लीजिए। जनरली जो प्रोसीजर लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, और जो सब्सट्रैक्टिव लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। अगर लेजिस्लेचर इसको यानी सब्सट्रैक्टिव लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहेगा तो उसको एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा अपने लेजिस्लेचर में, अपने एक्ट में। उसी तरह अगर प्रोसीजर लॉ को वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहेगा तो भी उसको एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा। अगर उसने नहीं लिखा है तो ये मान के चलिए कि जो प्रोसीजर लॉ है वो कौन सा इफेक्ट रखेगा, और जो सब्सटेंटिव लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। अब तो समझने में कठिनाई नहीं हो रही है ना? तो जब ये बन गया और 25 दिसंबर पहले की सीन में जो अभी तक जो मामला चल रहा है उस पे कौन सा एविडेंस एक्ट लागू होगा? 1872 वाली या 2023 वाली 72 लागू हो जाएगी? हाँ। कहाँ लिखा हुआ है? 170 वेरी गुड। 172 का सबसेक्शन 2 देखिए, वहाँ ये एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया है उसको।
दो शब्द हैं, लेक्स फोरी, लेक्स लोकाई। कौन से बता दे सर अभी अभी जो नया हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 उसका सेक्शन 170 का सब सेक्शन 2। पुराना नियम तो 167 इन दो शब्दों से वाकिफ हो लीजिए, लेक्स फोरी, लेक्स लोकाई। एक लेक्स होता है, एक रेक्स होता है। रेक्स, ये नाम सुने हैं? वर्सेस गोविंदा। यस सर। किससे से कंसर्निंग है? सर आर रेगिना रेगिना, रेगिना इक्विवेलेंट टू रेक्स, इसका मतलब किंग। उसी तरह लेक्स फोरी, फोरी का मतलब होता है फोरम। लोकी, लोकाई, लोकेशन। लेक्स का मतलब एक्ट। आपसे अक्सर पीटी वगैरह में ये प्रश्न रहता है कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इससे पहले प्रश्न रहेगा तो द इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है कि लेक्स लोकाई है। लेक्स फोर दोनों में पहले फर्क समझ लीजिए। फोरम लेक्स 40 लेक्स वही बता रहे हैं। आर वर्सेस ये तो हमने कहा था कि आपने कहीं सुना होगा तो उसको समझ लीजिए। आप थे ना आईपीसी की क्लास में, कपल होमिसाइड यस सर। और मर्डर में जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, देखिए मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ये बी के साथ एक कांटेक्ट करता है लंदन में। किस चीज के लिए? क्या आप हमें कोई गुड सप्लाई करेंगे? बी ब्रिटिश है और ए इंडियन है। कर सकता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट? यस सर। कर सकता है। ऑब्वियसली। ये इसको गुड्स नहीं देता है, क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये सूट फाइल करता है इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था? लंदन में। इंडिया में सूट कर रहा है तो फोरम कहाँ है? कोर्ट कहाँ है? इंडिया में। इंडियन कोर्ट है। कौन सा एविडेंस एक्ट लागू करें? लंदन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच हो रही है, जो सूट फाइल हुआ है वो इंडिया में। लॉ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का हो गया? एक तो ब्रिटिश वहां पे जो चलता होगा वहां का एविडेंस एक्ट होगा, और हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कौन सा एक्ट इस पे लागू होगा? उस पे फोरम का ही मतलब है कि जहां जिस कोर्ट में आप मामला लाएंगे उस स्थान पे कॉज ऑफ एक्शन कहाँ क्रिएट हुआ है? लंदन। लंदन में। और सूट कहाँ फाइल कर रहे हैं? इंडिया। इंडिया में। तो वैसे स्थिति में इंडिया में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आपका लागू है वो लागू होगा, इसके बावजूद कि ये व्यक्ति ब्रिटिश है और कॉन्ट्रैक्ट लंदन में हुआ था। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोराई है। बात समझ में? कॉज ऑफ एक्शन जहां होता है और सूट वहां फाइल होता है, अगर वैसे स्थिति में, अब इसको दूसरे तरीके से समझिए कि ये व्यक्ति है जो इंडियन शिप पे ट्रैवल कर रहा है और इसने कोई ऑफेंस किया, इंडियन
उस पर आईपीसी लागू होगी? Yes, sir. ट्रायल कहाँ होगा? इंडिया India में में. इंडिया इंडिया में? जरूरी है? यस हाँ सर सर जरूरी नहीं है। वो छोड़ भी सकते हैं. और इंडिया में ट्रायल होने के लिए दो चीजें हैं ना। कि इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ. नहीं, वो तो सही है, वो ऑफेंस के लिए कि वो आईपीसी के कंसर्निंग आ गया। मान लीजिए एडल्ट्री करता वो, तो ये जरूरी नहीं है ना। तो वैसे स्थिति में जरूरी है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो आपके उसके साथ, उस कंट्री के साथ, तभी तो वो आपको भेजेगा वहां से। तो दोनों चीजें हैं, एक तो वो मामला बनता हो कि जिसपे आप उस पर आईपीसी इम्पोज कर सके, दूसरा उस कंट्री के साथ आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो, तब तो आप उस स्थिति में उस व्यक्ति को यहाँ लाएंगे और तब उसका विचारण करेंगे। और जब विचारण करेंगे तब एविडेंस एक्ट लागू होगा. तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि ये सब सवाल अलग से पूछते हैं आपसे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है कि लेक्स लुकाई है? पहले वाला हम नहीं सोचता इसका, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बताए थे इसमें। कॉन्टेक्ट इसका हो रहा है बी के साथ लंदन में, ब्रिटिश व्यक्ति के साथ। ब्रिज को यहाँ से जब कॉन्टेक्ट हुआ तो कॉन्टेक्ट का प्लेस कहाँ है? लंदन। इसने इसको कहा कुछ गुड सप्लाई करने के लिए, इसने सप्लाई नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? इंडिया में। नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो लंदन में ही हुआ। और जब एक्शन कहाँ हुआ? लंदन लंदन में, क्योंकि सामान कहाँ से आ रही थी? लंदन लंदन से। लंदन से उसने सामान सप्लाई नहीं किया, तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ क्रिएट हुआ? जब सामान सप्लाई नहीं हुआ तभी तो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ। लंदन। तो लंदन में इसने सूट फाइल किया इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में इस पे कौन सा एविडेंस एक्ट चलेगा? चूंकि एविडेंस एक्ट लेक्स फोराई है, तो जो फोरम रहेगा, अगर यही चीज ये यहां सू करता तो लंदन में, यस, वहीं चलते तो वहां का एविडेंस एक्ट लागू हो जाता। हैं। जिस फोरम में, जहां भी आप फोरम निश्चित करते हैं, वहां आपने सू फाइल किया, तो उस कंट्री का जो भी एविडेंस एक्ट है वो लागू हो जाएगा। फ्रांस में होगा, फ्रांस में। वहां पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंडियन है हम, तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होना चाहिए, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ही लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। सर संविधान में यदि रहेगा कि संविधान का पालन नहीं किया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक पहले ही अगर होगा कि नहीं करना है सूट का सर। नहीं, वो तो आपके बीच की बात है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। सीपीसी में हमने आपको बताया है कि आप अपने, चूंकि दो लोगों के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप तय करते हैं, उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से किसी का फोरम तय कर लें और वो मतलब अगेंस्ट द प्रोविजन हो, क्योंकि जैसी होती है कि दोनों जगह को राइट मिल जाता है, दोनों जगह ही आप सू फाइल कर सकते हैं। आपने, आपके कहने का मतलब है कि हमने पहले ही तय कर रखा है कि वो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम इंडिया में ही जाएंगे। अगर ये भी कंडीशन है, फिर भी आप फ्री हैं, आप जाके वहां कर सकते हैं। क्या होगा? कोर्ट आपका अधिक से अधिक, आप, हम लोग सीपीसी में चर्चा कर चुके हैं कि रिटर्न ऑफ द प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जब फॉर्म सही नहीं हो तो क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ द प्लेंट करते हैं। कहाँ? ऑर्डर 7 रूल 10 में। उसमें तो आपको जजमेंट भी बताए थे कि वो मैंडेटरी नहीं रहता है। ठीक है, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने कर दी, तो उसमें क्या हो सकता है? और एक और भी प्रोविजन है आपका सेक्शन 3 का, सब जुडिस, जब मामला किसी और न्यायालय में विचाराधीन हो। होता क्या है, देखिए हम बताते हैं, गलती किसी की नहीं है। आप जिस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी चीजें आप भूलने लगते हैं। लॉ के साथ ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और फिर जब आपको, जब उसी के कंसर्निंग कोई केसेस वगैरह आता है तो फिर सब चीजें याद आने लगती हैं। आप 18 या 27 पेपर पढ़ के लॉ निकालते हैं, लेकिन क्या सभी चीजें दिमाग में रहती हैं? बिल्कुल नहीं रहती हैं। ठीक है, आइए। एक जजमेंट है त्रिलोकी नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें
उसने हेल्ड किया कि न्यायाधीश का कार्य है कि असत्य से सत्य को छांटना, उसी प्रकार जैसे कि भूसे से दाने को निकालना। ये ऐसा कोट ये कोट है, यही कोट दे देता है। अब बोलता है कि किसमें ये हेल्ड किया गया, ये किसके मामले में कह रहा है? न्यायाधीश के मामले में। यानी कि क्या होना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? कैसे छांटिएगा असत्य से सत्य को, भूसा में से दाना कैसे निकालिएगा? उसके लिए साक्ष्य। तो साक्ष्य रिलायबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? शपथ लेके प्रत्येक व्यक्ति सत्य बोलता है, नो सर। तो शपथ क्यों दिलवाई जाती है? पहले शपथ दिलवाया जाता था ना, पहले हिंदू काल में शपथ गाय गौ माता की शपथ दिलवाई जाती थी। मुस्लिम काल में कुरान की, और फिर ब्रिटिश में बाइबल की। अभी कोर्ट में किसकी शपथ दिलाई जाती है? गीता। गीता की दिलाई जाती है। नहीं सर, लिखा रहता है। वहां तो लिखा रहता है। तो ओथ और अफर्मेशन में फर्क समझते हैं? यस। क्या है ओथ? किसको कहते हैं? जो दिलवाया जाता है। जो दिलवाया जाता है उसको ओथ कहते हैं, और जो रख लिया जाता है उसको शपथ कहते हैं। कहाँ ले जा कॉन्सेप्ट नहीं याद कर। अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं गीता की शपथ देके या कुरान या बाइबल की शपथ देके, उसके किस भावनाओं को हम अंदर से निकाल रहे हैं? धार्मिक भावनाओं को। ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति नास्तिक हो, हाँ? उससे कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल से मतलब नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में परमिशन होती है। फिर वो जो कैटेगरी में लिखा रहता है कि मैं सत्य बोलूंगा, वो तो नहीं लिखा रहता है ना। गीता कुरान की बात लिखी रहती है क्या? No, sir. वो तो पिक्चर में दिखलाता है। ठीक है। तो उसमें जब हम लोग आते हैं तो एक शब्द आता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। जब जस्टिस पे, न्यायाधीश पे, मजिस्ट्रेट पे इतनी बड़ी ड्यूटी इम्पोज कर दिया हमने कि क्या कीजिए आप, सत्य से असत्य को अलग कीजिए, भूसे में से दाने को निकालिए। आपके पास ढेर सारे एविडेंसेस आएंगे। एविडेंस का जो सर्वोत्तम 3 रूल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो क्या था? एंड द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द act in issue only. Second one, in every case the best evidence must be given, and third, yes, evidences must not be admitted. ये 3 चीजें। जैसे तो आप गाइड होंगे ही हर वक्त, हर मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दीजिए। सर्वोत्तम साक्ष्य कौन डिसाइड करेगा? और अगर हमने दिया भी तो क्या वो एडमिसिबल है? अब जैसे इसको ऐसे समझिए, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब है कि जो एविडेंस आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है, उसकी रिलायबिलिटी क्या क्वेश्चनेबल है या उसको दिया जा सकता है। क्या न्यायाधीश कोई भी एविडेंस लेने के लिए रेडी है? नहीं। इन सभी चीजों को जो हमने कागज तैयार किया वो एविडेंस एक्ट कहता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उस सभी चीजों में हमने इसका समावेश किया है। जो प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस है इसका कि अगर आप देंगे साक्ष्य
तो इसका कितना वेटेज होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम इसको यहां लिख रहे हैं। पहला है कंक्लूसिव प्रूफ। ये प्रूफ लिखा है, आप प्रूफ का मतलब तो आप समझ रहे हैं, हम एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। प्रूफ का मतलब इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जब भी प्रूफ हम बोलेंगे इसका मतलब ये होगा इफेक्ट ऑफ एविडेंस। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ घोषित किया गया है तो उस एक फैक्ट को साबित हो जाने पे दूसरे फैक्ट को ना साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। आप समझिए इसको ऐसे। एक 7 साल से कम आयु का बच्चा, शिशु किसी का मर्डर करता है, कर सकता है। Yes, sir. हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी आयु 7 साल से कम की है। हमने ये प्रूव कर दिया, सामने वाला प्रूव कर दिया, तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या हो गया? कंक्लूसिव सेक्शन 82 क्या कहता है कि उसमें मेंस रिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से वो अपराध करने में अक्षम है, वो अपराध कर ही नहीं सकता है। कितने साल का बच्चा अपराध नहीं कर सकता आज के जमाने में? अगर आज के कॉन्सेप्ट में बात करें तो बात सही है। ये तो 1860 की बात थी, आजकल का तो बच्चा मोबाइल मतलब सारी चीजों से अवगत है। इसको अब आप एविडेंस देना शुरू कीजिए, सर वो 1860 की बात थी, आज के ज़माने में देखिए क्या हाल है, बच्चे कितने कितने ऑफेंस कर रहे हैं। आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या प्रूफ किया कि उसकी आयु, इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या हो गया? 7 साल। वो इतना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी शातिर हो, 7 साल से कम अगर आपने प्रूफ कर दिया, मामला खत्म। अब हम कोई एविडेंस लेंगे ही नहीं, एविडेंस वहीं समाप्त हो गए। समझ रहे हैं? सेकेंड, प्रिजम्पटिव एविडेंस। एक व्यक्ति है जो गायब है, अनट्रेस्ड है, वो जीवित है कि मर गया पता नहीं है। हम ये साबित कर देते हैं कि जिन लोगों के द्वारा उसे सुना जाना चाहिए था, देखा जाना चाहिए था, पिछले 7 सालों के भीतर वो न देखा गया है न सुना गया है। कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी? इसकी मृत्यु। नहीं है? नहीं समझ में आया। हाँ बता रहे हैं। सेक्शन 101 देखिए, 108 पुराना वाला। ये रिबटेबल है। रिबटेबल मतलब इसका खंडन किया जा सकता है। यानी अगर ये हम साबित कर दें, पहले वाले की स्थिति क्या थी कि हम साक्षी देने की इजाजत नहीं देंगे, खंडन करने की इजाजत बिल्कुल ही नहीं देंगे। दूसरी स्थिति में हम देंगे। कोर्ट तब तक ये मान के चलेगा कि आप वो मरा हुआ है। अगर आप फिर से कोई साक्ष्य दे देते हैं, नहीं उसको देखा है, किसी ने देखा है, कहीं जीवित पाएंगे, तब मान लेंगे। यानी इसके मृत्यु का जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल है, उसको रिबट किया जा सकता है साक्ष्य देकर। थर्ड होता है आपका इनसफिशिएंट एविडेंस।
इनसफिशिएंट एविडेंस कैसे? जैसे आप विल कर रहे हैं, विल में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि वो रिटन होगी, ओरल विल नहीं हो सकता। कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस होंगे। ये जैसे ही आपने कहा कि कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस होंगे और आपके विल पे एक ही विटनेस है, वैसे स्थिति में ये इनसफिशिएंट एविडेंस है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? 2 विटनेस होने चाहिए। 2 विटनेस होने चाहिए। अगर एक ही विटनेस है तो ये डॉक्यूमेंट संदिग्ध है, मान्य नहीं है। समझ रहे हैं? एक्सक्लूसिव एविडेंस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो रिटन फॉर्म में है तो उसे सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को रिटन होना कंपलसरी है? हाँ सर, 25 सा क्लॉज 1, 25 सा क्लॉज 3 या आर्टिकल 299। वेरी गुड। ये मैंडेटरी है कि वो जब भी होगा रिटन ही होगा, और जब रिटन डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज करेंगे तो रिटन डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए ओरल डॉक्यूमेंट नहीं है। हम लोग एक एक चीज की चर्चा एविडेंस एक्ट में देखेंगे। नो एविडेंस, हेयर्स एविडेंस इज No evidence. नो एविडेंस। तो ये सब चीजें क्या तय कर रही है? अभी हमने क्या कहा आपको त्रिलोकीनाथ में? असत्य से सत्य को निकालने, और जैसे कि भूसे से दाने को निकालना। आपके पास इतने सारे एविडेंस आ रहे हैं, लेकिन आप इन सब सीमाओं से बंधे हुए हैं। आपने अगर देखा भी है अगर कि वो 7 साल से कम आयु का लड़का ने मर्डर किया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन सीमाओं से बंधे हुए हैं। ये आपके दिए हुए एविडेंस, इसका प्रोबेटिव वैल्यू यही है। दूसरी चीज जो हमने कहा, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आप देखिएगा कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस होते हैं जो अलाउ नहीं है कोर्ट में देने के लिए। जैसे अगर मजिस्ट्रेट या जज के पर्सनल कंडक्ट के बारे में उनका एविडेंस लिया जाए तो बिना स्पेशल इजाजत के नहीं ली जा सकती है, ये पेंडिंग है। हम लोग चर्चा करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन, पूरा चैप्टर ही है। मजिस्ट्रेट या जज का पर्सनल कंडक्ट, पुराना वाला 121 देखिए। 121 से 126 प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है। तो वैसे स्थिति में बिना विशेष इजाजत के नहीं ले सकते हैं। 122 हस्बैंड और वाइफ है, और हस्बैंड और वाइफ थे, जब वो थे और जब हैं तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन हुआ है वो भी आप कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर सकते। क्यों? क्योंकि वो विवाह कर रहा है। उसके बाद अगर कोई गजट नोटिफिकेशन में कोई बात है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, तो बिना उसके जो उसका कौन होता है विभागाध्यक्ष, उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हमने पूछा था आपसे कि आपका क्लाइंट आपको आके कहता है कि मैंने मर्डर किया है, तो आप तो जान गए कि उसने मर्डर किया है, आपको एविडेंसेस भी देता है, तो क्या आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट में गवाही दे सकते हैं? या कोर्ट आपको कंपेल कर सकता है कि बताइए? या अगर किसी को चोरी की सूचना मिली या कोई इस तरह की सूचना मिली, जैसे मजिस्ट्रेट है, पुलिस है या रेवेन्यू अफसर है, उनको इस बात की सूचना मिली कोई टैक्स चुरा रहा है,
तो उसको इस चीज के लिए कॉम्पेल नहीं किया जा सकता है कि आपको ये सूचना कहां से मिली। आप देख रहे हैं ये सब सीमाओं के बीच रह के कौन सा काम करना है। भूसे में से दाने में असत्य से न्याय। सत्य को निकालना। तो जजमेंट हो रहा है कि जस्टिस हो रही है? जजमेंट हो रहा है क्योंकि न्यायाधीश तो अपनी सीमाओं में बंधाया हुआ है। इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने, और दूसरी चीज, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद से अब की स्थिति में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी डेवलप कर गई। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की एडमिसिबिलिटी बढ़ गई है। इन सब चीजों को भी लाना था। तो क्या करते हैं? हमने अमेंडमेंट नहीं किया था क्या पिछले में? किया तो था, 65A बनाया था, सब किया था। इन्होंने क्या किया कि एक लाइन से सबको नंबरिंग कर डाली, सब उड़ा के। उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ, समस्या हम लोग के लिए हो गई कि अब हमें प्रत्येक को अपने हिसाब से फिर से याद करना होगा। अब जरा जो नया आपके पास एक्ट है उसको जरा पढ़िए। स्टार्टिंग देखिए क्या लिखता है वो। और उसके फर्क को भी समझिएगा। सर एविडेंस का प्रिंसिपल 3 क्या बता रहे हैं? हम बता देंगे, क्लास हो जाती है, हम बता देंगे। प्रत्येक एक्ट में एक प्रेम्बल होता है। सच है कि झूठ है? यस सर। होता है। हाँ क्या वो उस एक्ट का पार्ट होता है? पता है। नहीं हो सकता है, होता भी होगा। हाँ सर। विधिक स्थिति क्या है? प्रेम्बल किसको कहते हैं? उद्देशिका। देखिए, जब कोई इनएक्टमेंट बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो किस पर्पस से बना रहा है वो बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, यस सर। हम भारत के लोग ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रेम्बल है, यस सर। और इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रेम्बल है। हाँ तीनों का प्रेम्बल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रेम्बल क्या कहता है? नेक्स्ट कंसोलिडेट An act, consolidate and provide, क्या है? an act to consolidate and to provide for general rules and principle of evidence for fair trial. अब लगे हाथ, वो 1872 का भी प्रेम्बल पढ़ उसमें लें। 3 चीज बोला है सर, consolidate और define और amend। Yes. आपका जो नया इनेक्टमेंट है उसमें किस चीज़ की बात करें? पहली बात समझ लीजिए, जब हम सवाल छोड़े थे आपका, प्रेम्बल क्या पार्ट होता है और प्रेम्बल से हम क्या हेल्प लेते हैं और कब लेते हैं। पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो वो तो डिसाइडेड है विद लैंडमार्क जजमेंट। क्या हुआ था? जो 2 जजमेंट हैं, रे बेरू बेरू में बोला था इन री बेरुबारी एंड दूसरा केशवानंद भारती। भारती इन री बेरुबारी में उसने क्या कहा? एक नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट हुए? क्या इतना, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? एक ही आदमी कभी कहता है कि पार्ट है, एक ही आदमी कहता है कि पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में, एक ही आदमी का मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्ट नहीं है, फिर कहता है कि नहीं पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई, अपनी गलती सुधार रहा था। ये आप लोग की हरकत है जो उसके सामने वो प्ली नहीं रखते हैं जो उसको सुनना पसंद है, जिससे वो कन्विंस्ड होता है। यस सर। और जब आप उसको कन्विंस कर देते हैं तो जजमेंट भी पलट जाती है, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट है जो कभी कहता है कि नहीं पार्ट नहीं है।
और फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं पार्ट है। क्या फायदा है प्रेम्बल का? और हाँ ठीक है, वो तो लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट है कि वो ऑब्जेक्टिव पता करता है। उससे हम प्रेम्बल से क्या कर सकते हैं? प्रेम्बल उसने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसर्निंग उसने कहा कि पार्ट है, बाकी एक्ट के कंसर्निंग उसने नहीं कहा कि पार्ट है। इसलिए एविडेंस एक्ट की बात जब हम करेंगे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो क्या यहाँ हम मान के चलेंगे कि इसका पार्ट है? हम क्या मानेंगे? ऐसा ही लिख दिया। हाँ ऐसा ही लिख दिया। उसको मैं रात नींद आ रही थी, थोड़ा सा सोचा कि कुछ लिखते हैं, तो रात में कोई शायरी वायरी नहीं सूझा तो उसने लिख दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका लिखने के पीछे पर्पस होता है। देखिए, दो फर्क आया इन्होंने जैसे पढ़ा। जब पुराना प्रेम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ 3 शब्द आते हैं, कंसोलिडेट, अमेंड डिफाइंड एंड डिफाइन। और जब नया पढ़ते हैं सिर्फ कंसोलिडेटेड। सिर्फ कंसोलिडेट। क्या फर्क आ गया इन तीनों में? कंसोलिडेटिंग एक्ट किसको कहते हैं? जो प्रीवियस चेक में सबको एकत्र एक जगह कंपाइल कर। वो तो पुराने वाले में भी था, सबको एकत्र कर लिया था, और तो और डिफाइन भी कर लिया था, और तो और अमेंड भी कर लिया था। यहाँ तो इसने क्या किया? सिर्फ कंसोलिडेट किया। दूसरी चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस। जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस किस चीज के लिए? और फेयर ट्रायल। यानी क्या आया प्रोवाइड में? रूल्स। रूल्स भी कैसे? जनरल। कॉम्प्लिकेशन में अभी नहीं जा रहा है। हमने कहा ना कि उसने बांध दिया, अभी कह रहा है कि नहीं हम जनरल बोल देंगे, जस्टिस करो। एंड प्रिंसिपल्स, किस चीज के लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ किसका? ऑफ एविडेंस। पर्पस, पर्पस फेयर ट्रायल। ट्रायल कौन सा स्टेज है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, यस सर। देन इंक्वायरी एंड थर्ड ट्रायल। ये है ना? तो एविडेंस का रोल कहाँ होता है? ट्रायल में। इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा क्या है? जब वो साक्ष्य एकत्रित करता है ना? इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित किया जाता है। और ट्रायल में क्या है? आपने देखा है कभी ऐसे होते वक्त एविडेंस लिया गया हो? ऐसे समझते हैं? स्टेटमेंट जब देते हैं। हाँ, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके बाद जब आपका इश्यू मतलब सोलमन परमिशन होता है, तो उस स्थिति में क्या उस वक्त एविडेंस देते हैं तो मजिस्ट्रेट ले लेता है? क्या कहता है? ये ट्रायल में दीजिएगा, एविडेंस स्टेज पे दीजिएगा। ऐसे क्या होता है? जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, सोलमन एफर्मेशन, जिस वक्त आप जाते हैं, आपने कंप्लेंट फाइल किया, जैसे कंप्लेंट फाइल किया, आप कंप्लेनेंट हैं, तो मजिस्ट्रेट के सामने आपकी इंक्वायरी होगी। वो जानना चाहेंगे आपकी क्या क्या हुआ था। हालांकि आपने कंप्लेंट लिख के दे रखा है, बट वो प्रक्रिया है। उसके बाद आपने विटनेसेस का नाम लेकर दे रखा है, उन सबका एक एक करके होगा। क्या उस वक्त आप चाहें कि हम कोई एविडेंस देना चाहते हैं तो क्या मजिस्ट्रेट ले लेता है? नो सर। नहीं लेता, क्योंकि एविडेंस का रोल ट्रायल में है।
इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इंस्पेक्टर या वो व्यक्ति क्या चीज की तलाश करता है? एविडेंस की। एविडेंस की खोज में है, एविडेंस तलाश कर रहा है। और यहाँ ट्रायल में एविडेंस का एप्रिसिएशन होगा इस चीज के पर्पस में। बीच में जो बात हुई इंक्वायरी, तो इंक्वायरी विटनेस हैं जिस वक्त आप पेशी करते हैं, वहां आप इंक्वायरी विटनेस के तौर पे मौजूद रहते हैं। फॉर फेयर ट्रायल, एक तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मामला कहाँ आएगा, ट्रायल में, और निष्पक्ष ट्रायल होने के लिए। अब जो शब्द परेशान कर रहा है कंसोलिडेट, इसने कहा कंसोलिडेट। कंसोलिडेटिंग जो एक्ट होते हैं इनका कहना सही है कि वो जितने भी पुराने इनेक्टमेंट्स हैं उन सबको एक साथ हम लेके आ गए, और उसको उसमें से क्या किया हमने, जरूरी चीज रख लिया, बाकी चीज बेकार की चीज, जैसे जूरी वगैरह वाला जो प्रोविजंस था वो हमने हटा दिया क्योंकि जूरी हमारे यहाँ नहीं है। और भी कुछ चीजों को हमने हटाया है, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों को हटाया, किन किन चीजों को रखा। कंसोलिडेट का मतलब होता है उसकी नेचर कैसी हो जाती है, रिपेलिंग की, क्योंकि हमने कुछ रखा और कुछ को रिपेल कर दिया, ये कंसोलिडेट था। एमेंड करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नया उसमें ऐड करते हैं। एमेंड करने नया ऐड करते हैं, एवीआर, एमेंड, वेरी और रिपेल सब हम करते हैं। और डिफाइन करते हैं तो नया शब्द नया शब्द डालते हैं, कुछ परिभाषाएं क्रिएट करते हैं, वो सब करते हैं। तो पुराना वाला इनेक्टमेंट, यानी जब हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, तो वो क्या था, वो तीनों था, कंसोलिडेटिंग भी था, एमेंडिंग भी था और डिफाइन भी था। नया वाला सिर्फ कौन सा? सिर्फ कंसोलिडेटेड। यहाँ तक क्लियर है। और हमने क्या किया, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए, हमने किसी उसको बाउंड्री में नहीं बांधा। पर्पस क्या रहा, फेयर ट्रायल और जनरल रूल में आपने, हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा चीज अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब जरा उसके ऑब्जेक्ट एंड स्टेटमेंट को पढ़िए और रुक रुक के पढ़िए। कोई एक व्यक्ति पढ़िए। ऑब्जेक्ट एंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए वहां क्या लिखा उसने, पहला में क्या लिखा कि वो 1872 एक्ट की बात कर रहा है। पढ़िए कसके, जिनके पास भी बेयर एक्ट है, नया होगा। ऑब्जेक्ट एंड स्टेटमेंट नहीं लिखा है प्रेमबल के नीचे, नहीं सर, आपने लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना लाइक। जिन लोगों को नहीं मिला मैं बता दे रहा हूं। देखिए उसने क्या कहता है, देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्या कहता है, The Indian Evidence Act 1872 was enacted in the year 1872 with a view to consolidate the law relating to। देखिए यहाँ पहली बात ये, इसने एक चीज को गलत लिखा है। अभी हमने क्या देखा था प्रेम्बल में, वो तीनों चीजें थी, कंसोलिडेटिंग भी थी, एमेंडिंग भी थी और डिफाइन भी कर रहा था। यहाँ इसने क्या किया, इसने सिर्फ कहा कि कंसोलिडेट कर रहा है। The law relating to evidence on which the court could come to the conclusions about the facts of the case and then pronounce judgment thereupon, and it come into the force on 1st September 1872। ये जस्ट उसकी ब्रीफिंग दे रहा है पुराने एनैक्टमेंट की। उसके बाद कहता है, देखिए क्या है, The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Indian Evidence Act 1872, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people। अब इसके बाद की जो लाइनिंग है, जिनके पास भी है वो अंडरलाइन कर लीजिए। The law of evidence, साफ इसने कह रहा है, देखिए एक चीज को उसने खुल के क्लियर कट कर दिया, not being substantive or procedural law।
जिसकी चर्चा अभी हम लोग स्टार्टिंग में किए थे कि ये कहाँ क्या है, falls in the category of adjective law. इसने कहा कि न सब्सटेंटिव है प्रोसीजर है, कहाँ है ये और क्यों है, आप लोग क्लियर समझ चुके हैं। इसने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी कर दिया, इसलिए आप गलती तो कभी मत कीजिएगा कि इसको प्रोसीजर लॉ बोलिएगा। ये किस तरह का लॉ है? एडजेक्टिव लॉ। That defines the pleading and methodology of by which the substantive or procedure law are operationalized. The existing law does not address the technological advancement undergone in the country during the last few decades. यानी किसकी बात कर रहा है? जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, किस चीज का, उससे थर्ड पैरा में वो बता रहा है। Accordingly, a bill, namely the Bharatiya Sakshya Bill 2023 was introduced in Lok Sabha on 11th August 2023। ये कुछ चीजें ना आपके लिए वैसे मायने बहुत नहीं रखती है, बट आपको जो कंपटीशन निकालना है तो एक आंसर भी आपके लिए मायने रखता है। कई बार पूछतेगा कि चूंकि नया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा, तो किस तारीख को है? 11th August 2023। The bill was referred to the departmental related to Parliamentary Standing Committee on Home Affairs for its consideration and report. The committee, after deliberation, made its recommendation in the report submitted to the 10th November 2023। दूसरा डेट कौन सा मिला आपको? 10 नवंबर 2023। कौन सा क्या कर रही है कमेटी? अपनी रिपोर्ट भेज रही है। स्टैंडिंग कमेटी को आपने भेजा था 11 सितंबर को, वो अपनी रिपोर्ट भेज रही है 10 नवंबर को। The recommendation made by the committee have been considered by the government and it has been decided to withdraw the bill pending in Lok Sabha। जब उसे रिपोर्ट मिली उसने विथड्रॉ कर लिया और फिर उसके सजेशंस को साथ में रख के फिर वापस उसने पास करवाया। By the committee then have been accepted by the government. The proposed legislature inter alia provided as under। पहला देखिए क्या है। It provides that evidence को इसने include कर दिया किस चीज के concerning? Any information given electronically, जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है या आप टेप रिकॉर्डर पे कोई मामला टेप कर लेते हैं, किसी का वीडियो बना लेते हैं, वो सब चीजें अब एविडेंस में शामिल कर ली गई है। उस इलेक्ट्रॉन लिखते which would permit appearance of witness, accused, experts and victims through the electronic means। किनको किनको परमिट करते हैं आप वीडियो मामले कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? Witnesses, accused, experts and victims। It provides for admissibility of electronic or digital record as evidence having the same legal effect, validity and enforceability as any other document। जो आप देंगे वो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट को जितनी इन्फोर्सबिलिटी और लीगलिटी प्रदान की जाएगी उतना ही सेम इसको भी किया जाएगा। इट उसके बाद उसने कहा थर्ड पैरा में सेकेंडरी एविडेंस जो है उसको भी उसने उसके स्कोप को इनहांस किया है और इसी ऑब्जेक्ट के कंसर्निंग इन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। यहां तक क्लियर है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब ये बातें प्रेम्बल में इसने कंसोलिडेट कहा और फिर तो क्या हम किसी भी कंसर्निंग जहां एम्बिग्यूटी फील होती है किसी प्रोविजन में हम इस प्रेम्बल का हेल्प ले सकते हैं? प्रेम्बल की सहायता हम कब लेते हैं? देखिए प्रेम्बल के बारे में 3 बातें लिख लीजिए। जो प्रेम्बल होता है वो
सोर्स ऑफ पावर नहीं होता है, शक्ति का स्रोत नहीं होता है प्रेमबल। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको किसी सेक्शन में हम नहीं डालते हैं, किसी प्रोविजन में हम नहीं डालते हैं। उस पर डिस्प्यूट होता है कि वो पार्ट है कि नहीं है, इसलिए वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, लेजिस्लेचर जब इनेक्टमेंट बनाता है तो प्रेमबल के आधार पे उसके लेजिस्लेटिव पावर पे हम किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते। यानी वो बनाने के बाद अगर लगता है कि प्रेमबल के अगेंस्ट में है तब बात दूसरी होगी, लेकिन पहले प्रेमबल का हवाला देके हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव पावर वो उसके ड्यूटी के कंसर्निंग बंधा हुआ है, उसको प्रेमबल नहीं रोक सकता है। तीसरी चीज, जब कोई प्रोविजन अपने आप में एम्बिगुअस या असंदिग्ध हो या संदिग्ध हो या उसके दो अर्थ निकलते हो, एक से अधिक उसका मीनिंग ड्राइव होता हो, वैसे स्थिति में प्रेमबल से हम उसके लेजिस्लेटिव इंटेंशन को जानने के लिए थोड़ा सा हेल्प लेते हैं कि क्या लेजिस्लेटिव इंटेंशन था, इन दोनों अर्थों में से किस अर्थ को हम अप्रूव करें, या लेजिस्लेटिव इंटेंशन इस अर्थ के प्रति था। यही तीन चीजें प्रेमबल का। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास नेक्स्ट चलेंगे। ये है कि क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या उससे पहले ये एक्ट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? सर्वांगपूर्ण। तो क्या अपने आप में सफिशिएंट है? हमने इसे कहा एडजेक्टिव लॉ। हम इसे कह सकते हैं स्पेशल लॉ। क्या मतलब होता है स्पेशल लॉ का? सर्वांकुल को अगर हम तोड़े तो क्या निकलेगा? ये सर्व पूर्ण, ये ना? यस सर। स्पेशल लॉ डिफाइन था पहले आईपीसी में सेक्शन 41 में, अब हो गया नागरिक सुरक्षा अधिनियम में। कहाँ? सेक्शन 230 में। पहले सेक्शन 241 उन्होंने बोला भारतीय दंड संहिता में। अपने यहाँ नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता ना? कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है। सर आपको तो याद हो गया। कल पूछेगा तो नहीं रहे। क्या कहें? न्यू वाले के सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में। भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? स्पेशल एक्ट जो किसी स्पेशल विषय पे बना हो। एविडेंस एक्ट किस चीज पे बना है? एविडेंस पे। स्पेशल लॉ नहीं है। यस। और एक डिसीजन आया है राम जस, यूपी का डिसीजन है। राम जस, राम जी के नाम से बहुत कुछ हो रहा है। राम जस वर्सेस यूपी। उसमें कहा गया कि स्पेशल एक्ट है।
उसने कहा कि स्पेशल एक्ट एविडेंस एक्ट क्यों? क्योंकि स्पेशल एविडेंस के कंसर्निंग जितने प्रोविजंस हैं हमने इसमें डाल रखे हैं। तो सवाल होता है जब सब डाल ही रखे हैं तो एग्जॉस्टिव है ये फिर? तो क्या ये एग्जॉस्टिव है? सीपीसी में आपके प्रोविजंस हैं और ऑर्डर 26 सेक्शन 75 टू 78 जहां हम कमीशन जारी करते हैं। जो लोग जेल में मौजूद हैं उनका एविडेंस लेने के लिए क्या करते हैं आप? कमीशन जारी करते हैं। कमीशन पे आउट काम है, उसमें एक काम ये भी है कि आप उसका कमीशन जारी करते हैं। तो एक प्रोविजन तो हमको वहां मिलता है। सीआरपीसी में प्रोविजन है जब आप चिकित्सीय साक्ष्य का मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनका एविडेंस लेते हैं ऑन एफिडेविट, वो प्रोसीजर तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। सर्व अंग पूर्ण अगर है, हमें ये बताइए कि कौन सा एक्ट सर्वांग पूर्ण है? एग्जॉस्टिव कौन कौन सा है? सीपीसी एग्जॉस्टिव है। वेरी गुड। क्यों है? सेक्शन 151 वेरी गुड, उसका रिजल्ट है। देखिए कोई भी लेजिस्लेचर इतना दूर तक एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता है कि कौन सी घटना कब घटेगी, उसके लिए कौन सा प्रोविजन पहले से डालता है। ये तो संभव ही नहीं है। तो जो जहां जहां इनहेरेंट पावर है, सीपीसी में 151 उन्होंने कहा इनहेरेंट पावर है कोर्ट्स को कि वैसे मामले में जहां प्रोविजंस नहीं हो, एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं हो, वहाँ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए जो आप करते हैं उसके तहत हमने वो प्रावधान कर रखा है, इसलिए वो एक तरह से एग्जॉस्टिव है। यहाँ आपको अभी तो चूंकि हम चर्चा कर ही नहीं रहे, यहाँ का इस तरह का कोई प्रोविजन है जहाँ इनहेरेंट पावर का एक्सरसाइज कीजिए आप, या 1872 में नहीं था तो सर्वांगपूर्ण कैसे हो गया? ये सर्वांगपूर्ण नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। हालांकि इसने कंसोलिडेट किया है, तो जितने प्रोविजंस थे उसको डाला है, कुछ को तो निकाला भी है, और दूसरी जगह भी हमें बिखरे हुए प्रोविजंस दिखते हैं। सीआरपीसी में दिखता है आपको, सीपीसी में दिखता है कमीशन निकालने वाला प्रोविजन, या चिकित्सीय साक्ष्य वाला, या कमीशन वहाँ भी निकलता है सीआरपीसी में 295 से जो आगे आपका प्रोविजंस है उन सभी में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट हो गए, आज क्या हुआ? एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, क्या है यार? सब दिमाग से निकल गया। नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब इसके असली मुद्दे क्या। अभी तक जितना चल रहा था वो एक इंट्रोडक्शन था, वो आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए कि जब अब अगले क्लास में आप बैठें तो पहली कोशिश ये कीजिएगा कि बेयर एक्ट जरूर आपके पास हो, क्योंकि अब बेयर एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही जरूरी नहीं है ना कि आप मान लें। और बेयर एक्ट दोनों लाएगा, जो 1872 का है वो, और साथ ही साथ 2023 कारण है कि हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने क्या चमत्कार किया है।